गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एक लंबे अंतराल के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता संग्राम खत्म किया और अब आज से हम लोग एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं। और वो आज का विषय जो प्रारंभ हो रहा है वो भारतीय राज्य व्यवस्था है, जिसको इंग्लिश में इंडियन पॉलिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक तथ्य क्लास शुरू करने से पहले बता देना चाहते हैं कि शब्दावली में आप लोग भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, ये दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो आपको जानना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हम भारतीय संविधान कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या है। और यदि हम भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं, इंडियन पॉलिटी शब्द कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या है। अगर भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शब्द आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि जो भारतीय संविधान के 22 भाग में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, हम अपना अध्ययन वहां तक सीमित रखते हैं। यानी भारतीय संविधान में संवैधानिक संस्थाओं का ही सिर्फ अध्ययन करते हैं। क्लियर। लेकिन भारतीय राज्य व्यवस्था अगर कहते हैं, इंडियन पॉलिटी कहते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका भी हम अध्ययन करते हैं। जैसे योजना आयोग जो वर्तमान समय में नीति आयोग है, या और भी बहुत सारे आयोग हैं, या सरकार के और भी बहुत सारी अनुषंगी संस्थाएं हैं जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, या राजनीतिक रूप से बहुत सारी ऐसी क्रियाविधि है जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन देश की व्यवस्था को, देश की पॉलिटिक्स को, देश के शासन व्यवस्था को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करता है। जैसे प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह, इंटक, आईटक, ये सब मजदूर संगठन है, इसका वर्णन क्या संविधान में है, लेकिन हम लोग दबाव समूह के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। या फिर बहुत सारे न्यायिक निर्णय हैं जो सर्वोच्च न्यायालय या कहीं के उच्च न्यायालय ने दिया है और उससे हमारा संविधान प्रभावित होता है या संवैधानिक प्रावधान प्रभावित होते हैं, तो हम वैसे न्यायिक निर्णयों का भी अध्ययन करते हैं। तो जब इस तरीके से भारतीय संविधान के अतिरिक्त उसके बाहरी तत्वों के साथ जब देश की राज्य व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था कहलाएगा या इंडियन पॉलिटी कहलाएगा। इस प्रकार से भारतीय राज्य व्यवस्था भारतीय संविधान से अधिक व्यापक है। दूसरे शब्द में कह लीजिए कि भारतीय राज्य व्यवस्था का क्षेत्र भारतीय संविधान के क्षेत्र से अधिक व्यापक है। ठीक है। तो एक माइनर सा डिफरेंस था, उसको हम शुरू में स्पष्ट कर देना अनिवार्य समझते हैं, ताकि ये शब्द आप इस्तेमाल कीजिए और कोई पूछ दे तो आप इसका अर्थ नहीं बताइए तो बड़ा उपहासपूर्ण स्थिति हो जाएगा आपका कि पूरा संविधान आप पढ़ लिए लेकिन आपको पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का अंतर पता नहीं है। क्लियर। अब देखिए छात्रों, हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। आज का पहला टॉपिक है, शुरुआत कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट संविधान से पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। और अभी अभी हमने आपको बताया कि राज्य व्यवस्था का अर्थ ये होता है कि संविधान के साथ साथ उसको प्रभावित करने वाले अन्य सर्कमस्टांसेस हैं वो राज्य व्यवस्था के अधीन आ जाएगा। तो भारतीय संविधान, ये सच बात है कि 9 दिसंबर 1946 से और 26 नवंबर 1949 तक 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा निर्मित हुआ और लिखा गया। तो ये बात अपने आप में एक अकाट सत्य है कि भारतीय संविधान निर्मित है और लिखित है।
लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। उसी तरीके से भारतीय संविधान के इस परिवेश का भी एक और पहलू है, और वो पहलू क्या है कि वास्तव में भारतीय संविधान विकसित है कैसे? तो ऐसे कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। इन 395 अनुच्छेद में से 205 अनुच्छेद ऐसा है जो हूबहू 1935 के अधिनियम से उठाकर रख दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान सभा ने संविधान के बनाते समय संकलन का काम किया, कलेक्शंस का काम किया, और एक बड़ा भाग पूर्व से बनकर रखा हुआ था 1935 तक आते आते उसको उसमें फिट कर दिया, और कुछ विदेशों से संवैधानिक विशेषताओं को ग्रहण किया, और कुछ नई बातें अपनी तरफ से जोड़ दिया। तो इस तरीके से साबित यह होता है कि भारतीय संविधान निर्मित, लिखित, विकसित सब है। अब विकसित शब्द आ गया तो हमें यह देखना होगा कि इसका विकास कैसे हुआ। तो भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का विकास ब्रिटिश शासनकाल में हुआ, जो 1757 से 1947 ईस्वी तक भारत में ब्रिटेन ने शासन किया। तो इस शासन करने के दौरान उन्होंने गैर कानूनी ढंग से या कानून की अनुपस्थिति में या विधियों के अभाव में शासन नहीं किया, बल्कि उसके लिए विधि बनाई, कानून बनाया, प्रशासनिक ढांचों का निर्माण किया, साथ ही साथ शासन के ऊपरी ढांचों का भी निर्माण किया, और इस तरीके से ग्रेजुअली, धीरे धीरे एक स्पष्ट रूप से भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली विकसित हुई। ये अलग बात है कि अंग्रेजों ने प्रशासन या शासन के इस ढांचे का निर्माण भारतीयों के राष्ट्रीय आंदोलन चलाने से प्रभावित होकर के किया था, अपने मन से नहीं किया था। जब जब अधिकारों की मांग भारतीयों के द्वारा की गई तब तक उन्हें कुछ अधिकार दिए गए। तो इस हेतु भारत में समय समय पर ब्रिटिश संसद के द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित किए गए, और इस अधिनियम में जो प्रोविजंस किया गया, तो उस प्रोविजंस के परिणाम स्वरूप अंततः 1935 तक आते आते हमारा देश एक संसदात्मक शासन व्यवस्था में ढल गया था। तो इसीलिए जरूरी है कि भारतीय संविधान को पढ़ने के पहले हमें भारतीय संविधान के विकास के संवैधानिक प्रावधान को पढ़ना पड़ेगा। यानी हमारा संविधान जो विकसित हुआ है वो कैसे विकसित हुआ है, तो इसके लिए ब्रिटिश शासनकाल के दौरान पारित किए गए विभिन्न अधिनियम उत्तरदायी हैं। तो जब तक उन अधिनियमों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है वो साहब भारतीय संविधान समझ में हमको नहीं आएगा। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, जो आज क्लास में लिखे हुए हैं आपको देखने में थोड़ा सा अटपटा लगता होगा कि सर हमको भारतीय संविधान आपको पढ़ाना है, या आप हिस्ट्री का टॉपिक क्यों लिख दिए ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इसका जवाब यह है कि जो ब्रिटिश संसद ने भारत पर अधिनियम या एक्ट को लागू किया वो एक कंपनी की वजह से लागू किया। ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश शासन प्रत्यक्ष रूप से हमारे देश के संपर्क में नहीं थी, प्रत्यक्ष रूप से हमारे देश पर शासन नहीं कर रही थी, बल्कि ब्रिटेन का एक व्यापारिक कंपनी था। वो कंपनी कम से कम प्रत्यक्ष रूप से 100 वर्षों तक हमारे देश पर शासन किया, और उसके पहले एक व्यापारी के रूप में उसकी भूमिका रही। तो उस कंपनी पर ने जब शासन करना भारत में शुरू किया, तब ब्रिटिश संसद ने उस कंपनी को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम बनाना शुरू किया। बात समझ में आई? और 100 वर्षों तक जितने अधिनियम बने उसका उद्देश्य सिर्फ कंपनी को नियंत्रित करना था, कंट्रोल करना था। और 100 वर्षों के बाद कंपनी जब भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गई तो ब्रिटिश शासन ने उसके शासन को समाप्त कर दिया,
और 1857 के बाद प्रत्यक्ष रूप से अपना शासन स्थापित करता। तो इसलिए कंपनी के बारे में जानना हमारे लिए अनिवार्य है। तो आज का क्लास समर्पित होगा उसी कंपनी के बारे में जो कंपनी जो है वो भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन करते रहे। और उस कंपनी का क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो विषय है आपका आज का, वो पॉलिटी का भी विषय है और हिस्ट्री का भी विषय है। ठीक है, हिस्ट्री में इसको आप दूसरे एंगल से पढ़ चुके हैं, पॉलिटी में इसको हम दूसरे एंगल से पढ़ाने जा रहे हैं। कंपनी एक ही है, इतिहास में इस कंपनी के इतिहास का अध्ययन करवाया हमने, जो पूर्व में क्लासेस खत्म हो गए, और आज के क्लास में इस कंपनी के पॉलिटी को देखेंगे कि आखिर ये कंपनी का राजनीतिक स्वरूप क्या था, कैसे कैसे उभर करके सामने आया, कैसे भारत में एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक कंपनी या प्रशासनिक कंपनी बनने में सफल हो गई। और एक ऐसा खंड है कि आमतौर पे सभी लोग छोड़ देते हैं, बाईपास कर जाते हैं, और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? तो देखिए छात्रों, इसका हम विहंगम दृष्टि इस कंपनी के बारे में डालना चाह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उदय का कारण है, वो ईसाई धर्म मूल था। यानी क्रिश्चियनिटी प्राइस था। ठीक है, ये क्रिश्चियनिटी प्राइस क्या था? तो डचों से इसी मूल्य पर गोल मिर्च की मांग ब्रिटिश व्यापारियों ने की। ब्रिटिश व्यापारियों ने की। अब नहीं देने पर कंपनी के निर्माण का आधार तैयार हो गया। निर्माण का आधार तैयार। थोड़ा इसको समझते हैं हम लोग, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कि आखिर एक होता है ना कि कोई घटना घटा, तो घटना घटने के पीछे कोई कारक उत्तरदायी होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निर्माण होता है उसके लिए मात्र एक घटना जिम्मेदार है, और वो घटना क्या है कि डच जो थे ब्रिटिश कंपनी से पहले भारत में आए, ये आपको पता होना चाहिए। तो और भारत में, गलत बोल रहे हैं, माने एशिया में आए। और डचों का एशिया का जो एक प्रदेश था जिसको हम लोग दक्षिण पूर्वी एशिया बोलते हैं, इसका एक देश था इंडोनेशिया। यहाँ के काली मिर्च की बहुत मांग थी यूरोप के देशों में, और काली मिर्च की मांग का दो कारण था।
यूरोप के देश में काली मिर्च क्यों डिमांडेड थी? तो उसके दो कारण थे। एक कारण ये था कि इसके प्रयोग से खाने का टेस्ट बहुत बढ़ जाता था, पहला तो ये कारण था। दूसरा कारण ये था कि यूरोप के बहुत सारे देश ऐसे थे कि जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी और ठंड में उनके पशु मर जाते थे। अब ऐसे कारण में उन देशों में खाद्यान्न के रूप में सिर्फ पशु ही था, और अगर पशु मर गए तो फिर इनका भरण पोषण कैसे होगा? तो वो ठंड आने से पहले पशुओं को मार देते थे और गोल मिर्च में मिला करके उसको रख देते थे, तो उससे उनका मांस सड़ता नहीं था और 6 महीने तक वो उसका इस्तेमाल करते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि गोल मिर्च उनके जीवन के खाद्यान्न से अभिन्न रूप से जुड़ चुका था, और गोल मिर्च यूरोप में पाया नहीं जाता था। गोल मिर्च का जो क्षेत्र था वो एशिया महादेश था, और यहाँ से इसी की तलाश में डच लोग आए भी थे, और ये बहुत इनके लिए जो है लाभदायक व्यापार था। तो डच भी ईसाई थे और ब्रिटिश भी ईसाई थे। तो ब्रिटिश व्यापारियों ने कहा कि तुम हमें ये गोल मिर्च उसी मूल्य पर दो जिस मूल्य पर तुमने भारत से खरीदा है या एशिया से खरीदा है। यही जो उसी मूल्य पर मांगा अंग्रेजों ने, उसी को हम लोग क्रिश्चियनिटी प्राइस बोलते हैं, यानी ईसाई धर्म मूल्य बोलते हैं। ठीक है, डच गोल मिर्च देने के लिए तैयार थे, लेकिन इस शर्त पर तैयार थे कि हम जो अन्य यूरोप के लोगों को देते हैं जिस रेट पे, उसी रेट पर आपको भी देंगे। लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि नहीं, हमको उस मूल्य पर मिले जिस मूल्य पर तुम भारत में इंडोनेशिया में खरीद के लाए हो। तो मांगे नहीं माने जाने का परिणाम ये होगा कि ब्रिटेन में भी कंपनी के निर्माण की परिस्थितियां तैयार। क्लियर? अब देखिए कैसे हुई। तो ऐसे हुई कि 24 सितंबर, कब? 24 सितंबर 24 सितंबर 1900 बोल रहे हैं 1599 को ब्रिटिश व्यापारी जो वहीं के थे, ब्रिटेन में रह रहे थे, ब्रिटिश व्यापारी क्या हुआ, लंदन के मेयर के घर एक बैठक की। लंदन के मेयर के घर बैठक की, और इसी बैठक के द्वारा एक स्मारक पत्र का इंग्लिश होगा मेमोरेंडम, स्मारक पत्र भी होता है, स्मारक पत्र भी होता है, मेमोरेंडम तैयार किया। ठीक है, और इस मेमोरेंडम को ब्रिटिश महारानी जिसका उस समय नाम था एलिजाबेथ को सौंपा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर को इस कंपनी को पंद्रह वर्ष हेतु केप ऑफ गुड होप से लेकर मैगेलन जल संधि तक
सब समझाते हैं। मैगेलन जल संधि तक व्यापार का एकाधिकार दिया, यानी सिर्फ यही कर सकता है, ठीक है। और ये जो कंपनी था उसका नाम था द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ठीक है। इंडिया ईस्ट इंडीज नहीं, ठीक है। ये इसका नामकरण रखा गया। तो पहले इसको समझते हैं हम लोग कि क्या हुआ उसके बाद। तो जैसे ही डचों ने इनकार किया कि नहीं, हम आपको ईसाई मूल पर नहीं देंगे, अभी लिखिए नहीं, पहले सुनिए इसको, हम ईसाई मूल पर आपको नहीं देंगे। तो 24 सितंबर 1500, चूंकि ये अधिकांश जो व्यापारी थे वो लंदन में थे, जो ग्रेट ब्रिटेन का हेडक्वार्टर था, तो वहां 24 सितंबर को मेयर के यहाँ मिले। मेयर एक ऐसा पद होता है जो आमतौर पे किसी शहर में ज्यादा अवेलेबल पद है, और ब्रिटेन का लंदन का मेयर तो विश्व का सबसे शक्तिशाली मेयर माना जाता है। एक प्रकार से समझिए कि प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट है। भारत में अगर आप तुलना कीजिए कि भारत में शक्तिशाली मेयर कहाँ का है, तो कलकत्ते का है। क्योंकि लंदन के कॉरपोरेशंस की तरह ही अंग्रेजों ने कलकत्ते में कॉरपोरेशन का गठन किया था। तो उसी समय का एक्ट बना हुआ, जितना शक्तिशाली वो है उतना शक्तिशाली है। जैसे राज्य सरकार की पूरी व्यवस्था है ना, वैसे ही वहाँ कलकत्ते में नगर सरकार की पूरी व्यवस्था है, सारा ढांचा वही है। तो कहने का अर्थ है कि लंदन का मेयर बहुत पावरफुल व्यक्ति था। व्यापारियों ने उसके घर पर बैठक की और लंदन से अपना दुखड़ा सुनाया कि देखिए, बताइए, हम भी ईसाई, वो भी ईसाई, और उससे ज़्यादा हम लोग शक्तिशाली हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से, और हम लोग नहीं करते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन हम लोग को दे देना चाहिए था। कितनी गलत बात है। बोला हाँ सही बात है। तो लंदन के मेयर ने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है, तुम लोग खुद व्यापार करो, चलो हम बात करवा देते हैं महारानी से, महारानी के पास अधिकार है एकाधिकार देने का। तो वही एक मेमोरेंडम इन लोगों ने तैयार किया, और उसी समय यानी 24 सितंबर 1599 को ही जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, क्या नाम था, एलिजाबेथ, उसको सौंप दिया। लेकिन उस समय ब्रिटेन की राजनीतिक परिस्थितियां जो थी इसके अनुकूल नहीं थी, इसलिए रानी एलिजाबेथ ने फौरन एकाधिकार नहीं दिया। उसमें 1 वर्ष लग गए, डिले हो गए राजनीतिक कारणों से। तब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस कंपनी को, जिस कंपनी की स्थापना के लिए स्मारक पत्र दिया गया था, मेमोरेंडम दिया गया था, उसको 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया। अब पूर्व के साथ देखिए, यहां पर मार्के की बात क्या है वो आपको थोड़ा दिखाना चाहते हैं कि उसको जो व्यापारिक एकाधिकार दिया गया, वो हमने क्या कहा कि केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप ये है, ग्रेट ब्रिटेन कहाँ है, यहां है, ठीक है। यानी उसको जो 31 दिसंबर 16 ईस्वी को एक अधिकार दिया गया पूर्व के साथ व्यापार करने का, तो यहां से इस तरफ पूर्व होता है ना, ठीक है। तो इसका अर्थ जो हो गया कि उसमें इंडिकेट कर दिया कि पूर्व का अर्थ क्या होगा। तो पूर्व का अर्थ हमने लिखा केप ऑफ गुड होप से लेकर के मैगेलन जल संधि तक। कहां तक, मैगेलन जल संधि तक, ठीक है।
यानी यहां से लेकर के यहां तक जो भी देश हैं सभी से आपको व्यापार करने का ब्रिटेन में एकाधिकार मिलता है। अर्थात ब्रिटेन में अब कोई दूसरा कंपनी जो है इस क्षेत्र में व्यापार करने नहीं जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, बात समझ में आ रही है? केप ऑफ गुड होप का मतलब ये सब भी जो अफ्रीकी देश है यहां भी आप व्यापार कर सकते हैं। इसके बीच में मेडागास्कर है, यहां भी व्यापार कर सकते हैं। इस तरफ में इंडिया है, यहां भी आप व्यापार कर सकते हैं। इस तरफ में म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, यहां भी व्यापार कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस एकाधिकार पत्र का ये अर्थ था। लोग आमतौर पे ये मान लेते हैं कि जो एकाधिकार मिला था वो भारत से व्यापार करने का एकाधिकार मिला था, जो ऐतिहासिक रूप से ऐतिहासिक रूप से पूरा गलत है। बात समझ में आई? बल्कि उसको कहां से कहां तक, मैगेलन तक। कहां से? तो केप ऑफ गुड होप से लेकर के मैगेलन तक। और केप ऑफ गुड होप से मैगेलन तक का कितना बड़ा इलाका है, कौन कौन सा देश शामिल है, ये भी हमने आपको मानचित्र के माध्यम से देखा है। और ऐसे भी आपको पूरा का पूरा याद है कि इसमें कौन आता है। सुधार ये करना था कि आप ये नहीं अपने मस्तिष्क में मानिए कि सिर्फ भारत से व्यापार करने का अधिकार था, बल्कि पूर्व में बहुत सारे देश थे, उसमें भारत भी एक था। क्लियर? अब देखिए इसका जो नामकरण रखा गया, ये नामकरण काफी महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन में आता है। द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज एक देश है जो अभी कहां पड़ता है? मध्य अमेरिकी देश है एक। और एक्चुअली में ईस्ट इंडीज बहुत सारे देशों का एक समूह है, लेकिन जिस परिवेश वहां दिया गया था, तो इंडीज पूरे वो भारत से लेकर के उसके पूर्व का जितना एरिया था सबको उसमें यूरोप के लोग इंडीज बोलते थे, इंडस बोलते थे। बात समझ में आ रही है? और ईस्ट के तरफ था तो इसलिए उसका नामकरण ये पड़ा। तो इसलिए इस शब्दावली को हमेशा आप याद रखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, उसका संक्षेप नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका जो पूरा नाम था, जो कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्लियर? तो इस ढंग से ये कंपनी स्थापित हुई और उसको 15 वर्षों के लिए जो है एकाधिकार दे दिया गया। अब देखिए साहब, यहां से जो एक चीज पढ़ानी है हमको कि इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी, क्या चीज? हाँ, वो कैसे हुई? तो वाणिज्यवादी विचारधारा के कारण। यानी एक मर्केंटलिज्म हाउ उभरा था, ठीक है ना? वाणिज्यवाद एक विचारधारा उभरी थी, और आपको इसको समझना काफी जरूरी है कि आखिर ये वाणिज्यवाद विचारधारा क्या था। देखिए, वाणिज्यवादी विचारधारा उस समय यूरोप में जो राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय हो रहा था उसका एक अभिन्न अंग था। यूरोप ही वो भूमि है जिसमें सबसे पहले राष्ट्रवाद नेशनलिज्म शब्द का उभार हुआ, और इस भावना के तहत पहली बार लोगों को अपने देश से मोहब्बत करने की बात कही गई। यानी जिस देश के वो निवासी हैं, ये नागरिक हैं, मातृभूमि उनका जो हुआ वो उससे मोहब्बत करने की बात की गई। और इसके लिए फ्रांस में एक मदर गॉडेस
का एक इमेजिनरी तस्वीर बनाई गई फ्रैंक मोरे के द्वारा। एक आर्टिस्ट था, तो उस आर्टिस्ट का नाम फ्रैंक मोरे था। उसने राष्ट्रवाद को एक माता के रूप में, एक मदर गॉडेस के रूप में विजुअलाइज किया। विजुअलाइज का अर्थ दिखाया। अगर आप देखना चाहते हैं उस तस्वीर को, तो क्लास के खत्म के बाद 12th क्लास का जो एनसीईआरटी है, उसमें जो पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके पहले पन्ने पे ही वो तस्वीर बनी हुई है। और इसमें देखिए कि विभिन्न जातियों के लोग उस मदर गॉडेस के तरफ कतार से कतार बना करके चलते आ रहे हैं। ऊपर से जो एंजल है, फरिश्ते हैं, उस पर फूल बरसा रहे। मदर गॉडेस जो है वो उनको आशीर्वाद दे रही है। और मदर गॉडेस के एक नहीं बहुत सारे हाथ पैर हैं, जिसमें वो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, झंडे, पताका, ये सब धारण की हुई है। और इसी को मूर्त रूप दिया गया अमेरिका में। अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वहां का एक शहर है जिसका नाम है, जहां यूनो का कार्यालय है, ना जेनेवा तो स्विट्जरलैंड में था, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में समुद्र में आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखेंगे, तो वही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो मदर गॉडेस को, जो राष्ट्रवाद की प्रतीक है, उसको प्रदर्शित करने के लिए वहां बनाया गया। अब राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी काम कीजिए देश के लाभ के लिए कीजिए, आप अपने लाभ के लिए काम मत कीजिए। जो भी कमाइए देश को समर्पित कर दीजिए। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा चीज हमने कहा कि जो वाणिज्यवाद था वो राष्ट्रवाद से जुड़ गया। अर्थात वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार करना। तो व्यापार जो भी होगा वो किसके लिए होगा? राष्ट्र के लिए होगा। अब बात समझ में आ रही धीरे धीरे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको जानना चाहिए कि क्या व्यापार पहले नहीं हो रहा था? व्यापार पहले भी हो रहा था। पहले व्यापार व्यक्तिगत रूप से हो रहा था और लाभ व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया जा रहा था। अब वाणिज्यवादी विचारधारा जब आई तो व्यापार सामूहिक रूप से होने लगा। वाणिज्यवाद का राष्ट्रवाद से जुड़ने का अर्थ ये हुआ कि अब व्यापार जो है कोई व्यक्ति यूरोप का किसी दूसरे देश से या दूसरे महादेश से नहीं करेगा, अब सामूहिक रूप से करेगा। तो सामूहिक रूप से जो व्यापार करने का प्रयत्न हुआ उसी को व्यापारिक कंपनी कहा गया। और जब ये व्यापारिक कंपनी व्यापार करने लगी तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्तिगत व्यापार से बड़े पैमाने पे करेगी वो। तो उससे व्यापार में काफी तीव्रता आई और इस तीव्रता को ही वाणिज्यवाद कहा जाता है। व्यापार में आए तीव्रता को ही क्या कहा जाता है? वाणिज्यवाद। बात समझ में आई। और अभी अभी हमने आपको बताया कि ये व्यापार अब किस तरह से होने लगी? कंपनी के रूप में। तो अब इस वाणिज्यवाद के अधीन दो प्रकार की कंपनियों का उदय हुआ। कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक नियमित कंपनी नियमित कंपनी यानी रेगुलेट कंपनी,
और दूसरा संयुक्त पूंजी कंपनी। संयुक्त पूंजी कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है। अब देखिए साहब कि ये दोनों में क्या अंतर है, क्या आप बता सकते हैं? अरे भाई बोर्ड पर लिखा है, क्या टुकड़ा हम मिटा थोड़ी देते हैं, कल तक ही रहता है। भला आप स्नैप खींच के डाल भी लेते हैं, तो इतना उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्ट मत बनिए कि यही सब कुछ है। हम जब पढ़ाने वाला है मौजूद है तो पढ़िए पर ढंग से समझ लीजिएगा, तब इसको अपने पास रखने में आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो आप बता सकते हैं कि जो वाणिज्यवाद मर्केंटिलिज्म के तहत जो दो प्रकार की कंपनियां बनी, तो उन कंपनियों में एक नियमित कंपनी था, एक संयुक्त पूंजी कंपनी था। तो दोनों में क्या डिफरेंस है मिश्रा जी? नियमित कंपनी शायद वो गवर्नमेंट का होगा, जो सीधे वहाँ नियमित कंपनी आप कहें गवर्नमेंट का होगा। हाँ, और संयुक्त पूंजी हो गया जो अपना प्राइवेट हो। आप लोग क्या बोलेंगे? कुछ तो दिमाग लगाइए ताकि चीजें याद हो जाए। जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारे अनुसार होगा कि कुछ जो मतलब पर्सनल तौर पर जो कंपनी खुलता है उस मतलब सरकार के साथ ज्वाइंट करके शेयर रिजर्व करके कंपनी जो खोलता है, ठीक वो हो गया। अब हम बोले आपको, आप लोग जितना ने विचार दिया सभी के सभी गलत है। पहले बात तो ये दुरुस्त कीजिए कि दोनों प्राइवेट है। संचालन की पद्धति के आधार पे परिवर्तन होता है। जो संचालित होता है ना उसके आधार पर। अभी भी आप लोग क्या कहा कि वाणिज्यवाद का अर्थ ये होता है कि अब व्यक्तिगत रूप से कोई व्यापार नहीं करेगा, अब कंपनी व्यापार करेगी। तो अब सुनिए ना पूरी बात। तो अब ये हो गया कि व्यापारी क्या करेगा, तो कंपनी बनाएगा। बहुत सारा व्यापारी मिलकर के कोई कंपनी बना लिया। अब वो कंपनी जो रजिस्टर रहेगी, स्वाभाविक सी बात है, आखिर सरकार रेगुलेट करना चाह रही है तो सरकार ही उसको परमिशन देगी। तो विभिन्न व्यापारियों का एक ग्रुप बनेगा, जो ग्रुप ही व्यापार करने के लिए उत्तरदायी होगा और उसको कंपनी बोलेंगे। तो इस आधार पे कंपनियां दो तरह की, दोनों निजी थी, सरकारी कोई नहीं थी, इतना दिमाग से निकाल दीजिए। अब दोनों निजी थी तो नियमित का क्या अर्थ हुआ, रेगुलेट का अर्थ क्या हुआ? तो इसमें जो जो व्यापारी शामिल थे वो व्यापार व्यक्तिगत रूप से करते थे और लाभ कमाते थे नियमित में। या दो तीन लोग मिल गए और मिलके एक आदमी को जिम्मा सौंप दिया कि तुम जाके व्यापार करो और लाभ जो होगा फिर आकर के बांट लेना हमसे। अर्थात कि नियमित कंपनियां में जिस व्यापारी की पूंजी लगी हुई थी वह व्यापारी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था उस व्यापार से, उसका भौतिक उपस्थिति अनिवार्य था। बात समझ में आई? 10 लोग मिलकर करके सामान इकट्ठा किए और एक को सुपुर्द कर दिया कि जाके बेच करके और लाभ लेकर के आओ, और बाकी वो लेकर के आए तो 9 के बीच में लाभ को बांट दिया और सरकार उनके इन कृत्य को देख रही है। तो वो क्या हो गया, नियमित कंपनी। क्लियर? अब संयुक्त पूंजी कंपनी क्या था? तो संयुक्त पूंजी कंपनी ऐसा नहीं था, उसमें बाज़ाब्ते तौर पे पूंजी लगाई जाती थी, लेकिन जो पूंजी लगाता था वो व्यापार में भाग नहीं लेता था। जो पूंजी लगाता था उसको प्रोप्राइटर्स बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रोप्राइटर्स। अब वो पूंजी लगा दिया तो व्यापार कौन करता था?
तो व्यापार करता था निदेशक, डायरेक्टर। तो ऐसी परिस्थिति में उसको चुनेगा कौन? तो जिसने पूंजी लगाई, यानी एक बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर बन जाता था और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाता था। बात समझ में आई? तो बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स यानी जो निवेशक मंडल था उसकी पूंजी लगी होती थी और उसमें से किसी की कम पूंजी लगी होती थी, किसी की अधिक पूंजी लगी होती थी। तो उसमें नियम बनाइए कि जिसको $500 की पूंजी लगी हुई है वो प्रोपराइटर ही सिर्फ रहेगा, और जिसका $10,000 या पाउंड पूंजी लगी हुई है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में खड़ा हो सकता है। वो भी एक प्रकार से बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स का मेंबर होता है, लेकिन डिफरेंस क्या था? धन लगाने के आधार पर। तो इस तरीके से जो रानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए जो एक अधिकार दिया था, तो उस समय देते समय ही सारे नियम कानून बना दिए थे। उसमें कहा था कि कंपनी 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से संचालित होगी। तो जितने लोगों ने पूंजी लगाया बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स में थे, वो अपनों बीच में से 24 लोगों को डायरेक्टर चुन लिया और यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाई। और यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापार करती थी। यानी संयुक्त पूंजी कंपनी में सारा व्यापारी व्यापार नहीं करता था, बल्कि सारे व्यापारियों की सिर्फ पूंजी लगी होती थी। व्यापार कौन करता था? तो उनके द्वारा चुना गया बोर्ड, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते थे। लेकिन नियमित कंपनी में ऐसा नहीं था। नियमित कंपनी में जिसकी पूंजी लगी हुई है वो खुद व्यक्तिगत रूप से भी व्यापार कर सकता था और सामूहिक रूप से भी व्यापार कर सकता था। क्लियर? यस सर। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ये जो इसके बारे में बोला जा रहा है, तो ये क्या थी? तो ये जो थी वो संयुक्त पूंजी कंपनी। कौन? द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ऑफ ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी थी? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, संयुक्त पूंजी कंपनी। हम समझते हैं नियमित और संयुक्त पूंजी कंपनी का अर्थ आप समझ गए? यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो ये अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है कि पॉलिटी में क्या पढ़ाई हो रही है और हिस्ट्री में आप क्या पढ़े हैं। यस सर। तो यही दोनों में डिफरेंस, दोनों में एक चीज नहीं होती। अब देखिए साहब कि अगली बातें जो हमें पढ़ानी है कि अब यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी लिखना शुरू करते हैं ताकि आप समझ जाइए, है ना, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आरंभ में जानते हैं कहाँ गई थी? नहीं, इंडोनेशिया में गई थी। डायरेक्ट नहीं हमला और इंडोनेशिया में इन्हें डचों से सामना हुआ और उसके बाद 1623 ईस्वी में कब यहां अम्बोयाना नरसंहार हुआ। क्या हुआ? अम्बोयाना नरसंहार, और इसके परिणाम स्वरूप कंपनी का कार्यक्षेत्र भारत हो गया। कहाँ हो गया? भारत। भारत में जब हुआ तो यहां देखिए
1639 ईस्वी में मद्रास में विस्तार किया, 1669 ईस्वी में बंबई तक विस्तार किया और 1699 ईस्वी में कलकत्ता। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, ठीक है, कि क्या मामला है। यहाँ तो हो गया। देखिए शुरू में यहाँ पर बता देना चाहते हैं हम आपको कि वास्तव में जो ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में बनी थी वो 1600 ईस्वी में जो भी डेट दिया वो नियमित ही कंपनी थी। ये जाकर के 1621 में संयुक्त पूंजी कंपनी बनी। बात समझ में आ रही है? ये यहाँ पर डेट जो है कि याद रखिए कि ये 1600 से लेकर करके 1621, ठीक है। तो ये 1600 से लेकर 1621 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वैधानिक स्वरूप था वो नियमित कंपनी, रेगुलेट कंपनी का था। 1621 में ये संयुक्त पूंजी कंपनी बनी, 21 से 23, 1621 में, और 1661 में ब्रिटिश सरकार ने इसको माना कि आप संयुक्त पूंजी कंपनी। इसलिए ये 3 डेट इस परिवेश में याद रखिएगा। फिर से हम दोहरा देते हैं और समझ कर करके आप बताइए कि हम समझे कि नहीं। जो कंपनी का ये 2 वर्गीकरण हमने अभी भी आपको पढ़ाया, तो उसमें 1600 से 1621 तक ये नियमित ही कंपनी रही। 1621 में ये संयुक्त पूंजी कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनी और 1661 में इसको ब्रिटिश सरकार ने माना कि आप संयुक्त पूंजी कंपनी। क्लियर? तो आमतौर पर 3 डेट्स जो है आपको नहीं मिलेंगे, तो हम आपको याद करवा देना चाहते हैं ताकि इससे संबंधित बहुत गहराई वाला क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आप मिस नहीं कीजिएगा। और अभी क्लास में ही इसको बहुत टेंटेटिव हो करके, बहुत लगाव से इन सब चीज़ों को समझते हुए चलिए। अब देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए आई, तो अधिकार तो उसको केप ऑफ गुड होप से लेके मैगेलन जल संधि तक मिल गया था। तो वो अफ्रीका में या भारत में इन सभी जगहों पे सबसे पहले नहीं आई। सबसे पहले गई इंडोनेशिया, क्योंकि इसकी स्थापना ही हुआ था इस उद्देश्य से कि साहब हमको गोल मिर्च चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए। तो ब्लैक पेपर भारत में बहुत बड़े पैमाने पे, तो केरल वगैरह में हो जाया करता था, ज्यादा होता था इंडोनेशिया में। तो विश्व में वही जो है वो उसका सबसे बड़ा निर्यात है। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले इंडोनेशिया गई। लेकिन इंडोनेशिया में तो डच पहले ही से जमे हुए थे इनके पहुंचने से पहले। तो दोनों में झगड़े हुए, झगड़े काफी बढ़ता चला गया। 1623 ईस्वी में जो है अम्बोयाना नरसंहार हो जाता है। अम्बोयाना एक जगह है जहां नरसंहार का मतलब ये होता है कि एक ही बार बहुत सारे लोगों को मार देना। तो एक ही दिन, एक ही समय में डचों ने 23 अंग्रेजों को मार दिया। 100 लोग गए ही होंगे, 100 में 23 मरा गए। तो उस संख्या के बल पर आज के हिसाब से तो कोई नरसंहार नहीं बोलेगा इसको। ये तो रूटीन वर्क है 2-4 लोग मरना किसी देश में। अब ये मानसिकता हो गई, लेकिन उस समय के लिए एक नरसंहार था। तो अम्बोयाना नरसंहार जब हुआ 1623 में, तो अंग्रेज वहां से भाग गए। कहां से? हालांकि बदला ले लिया बाद में, लेकिन डर गए। तय हो गया कि देखो तुम ठीक है इंडोनेशिया में करो, हम भारत में करते हैं। तो इस तरीके से अम्बोयाना नरसंहार जो था 1623 वाला, वो आधार बना किस बात के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में केंद्रित कर। इसके पहले तक कंपनी आ चुकी थी, सूरत में आ चुकी थी, मछलीपट्टनम में आ चुकी थी, बहुत सारे जगहों में इसने अपना बेस बना लिया था।
लेकिन अभी तक उद्देश्य उसका इंडोनेशिया ही था, लेकिन अब कन्वर्ट कर गया कि नहीं, अभी हम जो करना है भारत में करना है। तो भारत में जब देखें तो 3 सेंटर उन्होंने बनाया अपने व्यापार का। सबसे पहले मद्रास पर 1639 में कब्जा किया। आज का मद्रास जो देख रहे हैं उस समय कोई क्या था, एक गांव था छोटा मोटा, और उसको अनवरुद्दीन से जो है वो खरीदा था अंग्रेजों ने, और वहाँ मद्रास की नींव डाली। इसी तरीके से बम्बई जो है इनको ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम को दहेज में मिला था, क्योंकि पुर्तगीज महारानी कैथरीन बरगांजा से उसने शादी किया, तो ये पुर्तगीज के अधीन था बम्बई। पुर्तगाली पहले आ गए, सबसे पहले इन्वेडर थे भारत में, यूरोपियन इन्वेडर। तो जेम्स प्रथम को मिल गया ये इलाका, आज जेम्स प्रथम ने 2 पैसे प्रति वर्ष की दर से कंपनी को दे दिया 1669 प्रति वर्ष, नहीं प्रतीकात्मक रूप से। और 1699 में कलकत्ता वास्तव में ये भी कोई शहर नहीं था, ये 3 छोटे छोटे गांव थे, कालीकता, गोविंदपुर और एक और नाम खैर आएगा फिर उधर, कालीकता, गोविंदपुर और एक और नाम भूल रहे हैं उसको। जॉब चारनाक ने, अजीमुशान मुगल बादशाह था, उसे 1200 रुपये में खरीदा था। इब्राहिम खां लोकल जमींदार था वहाँ का, उसी के अधीन जमींदारी में ये थी, तो उसको 1200 रुपया दे दिया। हाँ, सूतानती, कालीकता और गोविंदपुर, ये 3 गांव थे, सूतानती, कालीकता और गोविंदपुर। आज भी सूतानती एक मोहल्ला है, कालीकता है, कालीकता ही पूरा कलकत्ता कहलाता है, और गोविंदपुर आज भी एक इलाका है। और उसी पर जॉब चारनाक ने कलकत्ता बसाया। इस तरीके से यहाँ स्थापित हो गया। अब देखिए, इसके अंदर इतिहास छुपा हुआ है, जो इतिहास के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पॉलिटी का क्लास कर रहे हैं, इसीलिए उसी को दृष्टिगत रखेंगे। ये सब हो जाने के बाद केंद्र बिंदु कौन बना? तो केंद्र बिंदु कलकत्ता बना राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो प्रशासन जो डेवलप होगा वो सबसे पहले यहाँ से होगा, यानी कानून की जो बात आएगी सबसे पहले यहाँ। तो कलकत्ता में थोड़ा सा इसको एरो बना करके स्पष्ट करते हैं, 2 युद्ध हुए, यानी बंगाल के को अधीन करने के लिए 2 युद्ध किया गया, है ना। एक युद्ध जो हुआ उसको पलासी का युद्ध बोलते हैं, 1756 ना होगा, नहीं 57। और दूसरा बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये 1764। तो थोड़ा इस पर विवरण दे दे ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। तो देखिए, अंग्रेजों ने जो भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने शुरू किया, वो भारतीय राजनीति के गलती के कारण। प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ, तो उस समय ब्रिटेन का जो सर्वे सर्वा था बंगाल में, उसका नाम रॉबर्ट क्लाइव था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई जो जीती, वो युद्ध से नहीं जीती, कूटनीतिकता से जीती। क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला का जो दरबार के पूरे लोग थे अंग्रेजों जाके मिल गए और नवाब को धोखा दिया। युद्ध मात्र आधा बेला ही चला और नवाब के पास ज्यादा सेना थी, अंग्रेजों के पास 500 ही सेना थी, लेकिन नवाब की सारी सेना निष्क्रिय बनी रही। सेवा उसके कुछ सैनिकों को छोड़कर,
प्लासी का युद्ध नवाब हार गया, उसकी हत्या भी कर दी गई। उसके बाद ग्रेजुअली जितने नवाब बने सब अंग्रेजों के कठपुतले थे। अंत में 64 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, तो उस बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप सिर्फ बंगाल नहीं हारा, क्योंकि बक्सर के युद्ध में भारत की 3 शक्तियां थी। एक बंगाल का निर्वासित नवाब मीर कासिम, यानी अब वो नवाब नहीं रहा। दूसरा अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और तीसरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। यानी गौर से देखिए तो संपूर्ण उत्तर भारत की सारी शक्तियों ने एक साथ बक्सर में युद्ध किया, और ये कूटनीतिकता से नहीं जीती गई थी। ये युद्ध जीता गया था सैनिक बल पर। यानी प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की कूटनीतिकता प्रमाणित हुई, और बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक शक्ति को प्रमाणित किया। और इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इस युद्ध के बाद 16 अगस्त, क्या चीज, 16 अगस्त 65 एक संधि होती है इलाहाबाद की। इसको 16 नहीं 12 कर लीजिए, 2 संधि हुई थी, पहली संधि, और इसके तहत द्वैध शासन का जन्म हुआ, और यही आधार बना कंपनी पर नियंत्रण के लिए। तो अब ये क्या था कि अंग्रेज जीत गए, भारत की सारी शक्तियां हार गई, यानी उत्तर भारत की सारी शक्तियां। तो ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों ने मुगल शासक शाह आलम से बंगाल का दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। अगर अंग्रेज चाहते भी तो बंगाल पर पूर्ण अधिकार कर लेते, लेकिन दूरगामी सोच के कारण या भविष्य में उभरने वाले कठिनाइयों को ध्यान में रख करके या अपने संसाधनों को ध्यान में रख करके अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष शासन करना भी उचित नहीं समझा। क्यों नहीं उचित समझा? कि अगर प्रत्यक्ष शासन कर लेंगे तो जनता हो सकता है कि विद्रोह कर दे, प्रत्यक्ष शासन कर लेंगे तो अन्य जो कंपनियां हैं बाहर की, जैसे फ्रेंच और डच, वो भी दावेदार बन जाएंगे। प्रत्यक्ष शासन कर लेंगे तो मेरे पास मैन ही पावर उतना नहीं है कि हम इतने बड़े बंगाल पर शासन कर सकें। तो हम तो व्यापारी हैं, हमें ज्यादा किसकी जरूरत है? तो पैसे की। तो इसलिए निजामत का अधिकार नवाब के अधीन ही छोड़ दिया गया, और दीवानी अधिकार जो है वो कंपनी ने ले लिया। और जब दीवानी अधिकार 1765 में मिला तो 72 तक आते आते बंगाल को लूट लिया अंग्रेजों ने। निजामत का लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। और दीवानी का मतलब पैसा वाला मामला, ठेठ भाषा में ये समझिए। द्वैध शासन एक अलग टॉपिक ही है, तो वो आपको उसमें पढ़ाए हैं, मतलब हिस्ट्री में, तो उसमें कैसेट देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा। तो इस तरीके से अब ब्रिटेन में हल्ला होने लगा, अरे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को आपने एक अधिकार दिया है, किस चीज के लिए? व्यापार करने के लिए ना। वो वहां शासन करने लगी, इसका मतलब ब्रिटिश से सत्ता कुछ नहीं है। एक संप्रभु राष्ट्र में एक दूसरी संप्रभुता जन्म ले रही है। तब कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अधिनियम बनाने शुरू हुए, और उसी से आधार तैयार हुआ भारतीय संविधान का। तो वो कितने अधिनियम बने वो सब ग्रेजुअली धीरे धीरे एक एक क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे और देखेंगे कि कैसे भारतीय संविधान का आधार तैयार हुआ। तो हम समझते हैं कि आज के क्लास में आप ये समझने में सफल रहे कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो संवैधानिक विकास शीर्षक के अंतर्गत
अंग्रेजों के द्वारा भारत पर शासन करने के लिए जितना भी कानून बनाए गए उन सभी कानूनों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नौकरी दीजिए। धन्यवाद।